नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की और बात करते हैं यूपी के बहराइच की, जहां बहराइच दौरे पर पहुंचे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप के कई भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको बता दें कि बहराइच के केडीसी कॉलेज प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण वीर योद्धाओं के सम्मान में बड़ा कदम माना जा रहा है। बहराइच दौरे के दौरान सीएम योगी ने 300 करोड़ की लागत से बनने वाले विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। योगी ने राजा रुद्रेंद्र विक्रम सिंह की मूर्ति का भी शिलान्यास किया और साथ ही साथ सीएम योगी ने राजा प्रयागपुर की प्रशंसा करते हुए महाराजा सुहेलदेव ट्रस्ट को दी गई भूमि के लिए धन्यवाद भी किया। सीएम योगी ने विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपा। तो वहीं लखनऊ में नगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा कलाकार घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि विश्व रंगमंच दिवस पर सीएम अखिलेश यादव के निर्देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के समाजवादी पार्टी ने सपा कलाकार घेरा का आयोजन किया। आपको बताते चले इस दौरान सपा घेरा कार्यक्रम के कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सपा कलाकार घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। सपा कलाकार घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लखनऊ, यूपी के लखनऊ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर है। प्रदेश के सभी जिलों के समाजवादी पार्टी में सपा कलाकार घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान सपा घेरा कार्यक्रम में कलाकारों को सम्मानित भी किया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी के लखनऊ की हम आपको इस कार्यक्रम की तस्वीर दिखा रहे हैं। सपा कलाकार घेरा कार्यक्रम की ये तस्वीर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर लोग एक दूसरे को गुलाल और अबीर का टीका लगा रहे हैं। कलाकार घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपी के इस कार्यक्रम की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर है ये, कार्यक्रम के दरमियान की ये तस्वीर है, जहां पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबू बेनी प्रसाद ने हमेशा नेताजी का साथ दिया था। बताते चले बाबूजी को एक बार कहते थे वही करते थे, वही अपनी बात से वो कभी पलटते भी नहीं थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोपहर करीब 1 बजे बाराबंकी पहुंचे थे। उन्होंने प्रेरणा स्थल पर बेनी प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद श्रद्धांजलि सभा को संबोधित भी किया। सभा को संबोधित किया गया है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा को लेकर तमाम तरह की बातों का भी इस दरमियान जिक्र किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। होली, शब-ए बारात और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अपराधियों के धरपकड़ के लिए प्रशासन तैयारी भी कर रहा है, जिसे लेकर लखनऊ में आईपीएस विपिन मिश्रा ने खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आसिफ बेग से। आप भी सुनिए ये बातचीत। आज नवागत कप्तान विपिन मिश्रा ने जिले की कमान संभाली है और इस बीच जो है पंचायत चुनाव होने हैं, होली का पर्व भी है। जानते हैं कि
जो क्या मास्टर प्लान है कि जिससे पंचायत चुनाव भी और होली को लेकर किसी में क्या तैयारी है? पहली प्राथमिकता हम लोगों की होली और शब बारात का त्यौहार सकुशल संपन्न कराने की है। इसके लिए थानाध्यक्षों को मेरे द्वारा ब्रीफ किया गया है और जो भी होली संबंधी छोटे मोटे झगड़े हैं उनको चिन्हित करके उस पर जो आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करा ली गई है। रास्तों में जहां जुलूस निकलने हैं वहां हमारी पेट्रोल्स जो है वो लगातार भ्रमणशील रहेंगी। साथ ही समय से सारी फोर्स खड़ी होगी और ये भी सुनिश्चित करेगी कि किसी भी तरह से कोई हुल्लड़ या हुड़दंग की बात ना हो। पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है, किस तरह से जो है क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है? पंचायत चुनाव में जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जैसा भी निर्वाचन आयोग के आदेश होंगे उनको हम लोग पूरी तरह से एग्जीक्यूट कराकर और सकुशल पंचायत निर्वाचन संपन्न कराएंगे। इसके लिए जितनी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो समय रहते पूरी कराई जाएंगी और आगामी 19 अप्रैल को जब जनपद में इसका मतदान होना है उसके पहले तक हम सारे आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कर लेंगे ताकि निष्पक्ष, निर्विघ्न और बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। तो लास्ट में अपराधियों को क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल उनको कानून सम्मत तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का लाभ लेने का अवसर जो है वह नहीं प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, नवागत कप्तान विपिन मिश्र जी का कहना है कि पंचायत चुनाव भी शांतिपूर्ण कराए जाएंगे, साथ ही साथ होली की तैयारी भी पूरी कर ली गई है और अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आसिफ बेग, लोकमंच, लखनऊ। तो वहीं अगली खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है जहां जेवर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम हो गया है। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन देखने को मिली। ये जाम कई किलोमीटर तक लंबा था। होली के चलते वाहनों का जो हुजूम है वो देखने को मिला। लोग घूमने और अपनों से मिलने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन जाम में ये लोग फंस भी गए। तो आपको बता दें कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा के टोल प्लाजा की दिखा रही है, जहां पर आप गाड़ियों की लंबी कतार देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये आपकी तस्वीर है। आपको बता दें कि क्योंकि आगामी त्योहार नजदीक है, होली शब बारात त्योहार जो है वो नजदीक है, जिसे देखते हुए लोग अपने घर से घूमने के लिए निकले थे, लेकिन लंबी जाम का उन्हें सामना करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा यूपी की आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर है। आप तस्वीरों में गाड़ी की लंबी लाइन ही देख सकते हैं, लंबी कतार है यहाँ पर गाड़ियों की, जहां पर लोगों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना भी इस लाइन की वजह से करना पड़ा है। जेवर टोल प्लाजा पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला है। होली के चलते हजारों वाहन एक्सप्रेसवे पर आने से जाम की जो समस्या है वो आज देखने को मिली। तो ग्रेटर नोएडा के यूपी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं गाड़ियों, यहाँ पर जो गाड़ी है उसकी लंबी कतार है। होली के त्योहार और कोरोना संक्रमण को देखते हुए कैसी है तैयारी, इस मुद्दे पर बात की लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर राजीव लोचन से हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी ने। आप भी देखिए ये खास बातचीत। को त्योहार को लेकर किस तरह की तैयारियां यहाँ हैं? इस समय हम राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में मौजूद हैं। हमारे साथ बलरामपुर के डायरेक्टर राजीव लोचन जी, आइए जानते हैं सर किस तरह की तैयारियां होली को लेकर। देखिए, होली में दो विषय हैं। एक तो हमारे चिकित्सालय की प्रिपेयर्डनेस, उसके लिए हमने 20 बेड रिजर्व कर दिए हैं। सारे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी है, ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई है जो होली पे छुट्टी नहीं जाएंगे, और वो 24 घंटे यहाँ हर तरह की सुविधा, चाहे सर्जरी हो, चाहे मेडिसिन हो, इमरजेंसी है, ऑर्थोपेडिक्स है, इन सब के लिए ड्यूटीज लग गई हैं। और लोगों को ये इंस्ट्रक्शन है हमारे चिकित्सालय में कि भाई आप होली पे एक दूसरे के घर न जाएं खेलने, कहीं भीड़ न भाएं, अपने घर पे रहें और आपस में ही होली खेलें।
तो ये चीज लोग पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, इसलिए उसको बहुत ध्यान देना है। सरकार का भी इंस्ट्रक्शन है कि कहीं भी गैदरिंग ना करें। कोरोना लगातार अपने संक्रमण को फिर से फैला रहा है, उसको देखते हुए बलरामपुर में किस तरह की तैयारियां हैं? सर, किस तरह की कोरोना संक्रमण फिर से फैल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, हमारे यहाँ दो काम हो रहे हैं। एक तो हम सब मरीजों को भर्ती करते हैं, ये नहीं देखते उसको क्या बीमारी है, और उसके लिए हमने अपना एक जोन बनाया हुआ है 40-50 बेड्स का, जिसमें हर व्यक्ति भर्ती हो जाता है और फिर हम तुरंत उसकी RT-PCR जांच भेज देते हैं। जांच का रिजल्ट जो भी आता है उसके हिसाब से फर्दर तय होता है। अगर नेगेटिव रहता है तो हमारे चिकित्सालय में ही उसका इलाज होता है, पॉजिटिव रहता है तो CMO साहब को सूचना दे देते हैं, वो अपने पास उसकी व्यवस्था करते हैं। और इसके अलावा हमारा सेंटर जो है वो RT-PCR जांच का भी सेंटर है। हमारे यहाँ करीब 2000 के आसपास या उससे ऊपर RT-PCR जांच रोज हो रही है। जैसे कल हमारे यहाँ 2100 जांच हुई थी, तो वो सुबह अगर सैंपल दे दिया जाता है, शाम को रिपोर्ट मिल जाती है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत बड़ी सुविधा ये है कि जो भी मरीज आता है उसे हम भर्ती कर लेते हैं, तुरंत उसकी RT-PCR जांच करा देते हैं और उसके हिसाब से आगे उसका इलाज करते हैं। होली को लेकर इस समय अस्पतालों में पूरी तैयारी हो चुकी है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के आगरा की, जहां जीआरपी ने कई सालों से लापता करीब 221 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया है। एसपी रेलवे मुश्ताक अहमद ने बताया है कि एडीजी आगरा राजीव कृष्णा के निर्देश पर ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई थी, जिसमें आगरा और झांसी के लिए टीमें भी बनाई गई थी और उस टीम के तहत ही एसओपी बनाकर निर्देश भी दिए गए थे, जिसमें बताया गया था कि ऐसे बच्चों को ढूंढकर निकाला जाए जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। इस दौरान 221 बच्चे ऐसे मिले थे जो पिछले 3 सालों से लापता थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी टीम ने बच्चों से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उन बच्चों के परिवार को सूचना दी गई। वहीं बच्चों को उनके परिवार के परिजनों से मिला दिया गया। आगरा और झांसी अनुभाग में 231 ऐसे बच्चे थे जो पिछले 3 सालों में गुमशुदा जो है वो हुए थे। ऐसे बच्चों का एक एल्बम बना करके ये टीम मेंबर को दिया गया था। उससे दौरान जब हमारी टीम उनके बच्चों के घर तक पहुंची तो 81 ऐसे बच्चे थे जो अपने घर पे वापस आ चुके थे। इसके अलावे हमें उस एल्बम के अकॉर्डिंग 6 बच्चे हमें नए बच्चे जो है अलग अलग राज्यों से बरामद हुए और इसके अलावा 123 अन्य बच्चे हमें मिले हैं जो अलग अलग शेल्टर होम में या रेलवे स्टेशन पे ढाबों पे रह रहे थे। तो इस तरीके से 210 से अधिक ऐसे बच्चे हमारे पास मिले जिनको हमारी टीम के द्वारा उनके घर वालों तक पहुंचाया गया है। आगरा और झांसी। तो वहीं ललितपुर पुलिस ने बड़ी असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया है। पूरा मामला थाना वार क्षेत्र अंतर्गत रोमजा गांव का बताया जा रहा है, जहां सहलाद बांध के पास बड़े अवैध पैमाने पर असलहा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जहां मुखबिर की सूचना पर एसओजी सहित थानावार पुलिस ने दबिश देकर बदमाश को 1 दर्जन से अधिक देसी तमंचे, जिंदा कारतूस, एक राइफल और असलहा बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि फैक्ट्री संचालक जिला बदर का है और जिले में ही रहकर असलहा फैक्ट्री संचालित किया करता था। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए गिरफ्तार बदमाश को जेल भी भेज दिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार बदमाश पर 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। आगामी जो हमारे त्रिस्तरीय चुनाव आने वाले हैं उस क्रम में हम लोग लगातार अभियान चला के अवैध शस्त्रों के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे। उसी क्रम में थाना बार और जो हमारी एसओजी टीम को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। एक अपराधी किस्म का व्यक्ति, बहुत ही ध्यान टाइप का व्यक्ति है, बब्बू राजा बुंदेला और पुत्र सोबरन सिंह, रहने वाला सेमला डांग थाना बार क्षेत्र का है। ये लास्ट ईयर दिसंबर में जिला बदर भी हुआ था 6 महीने के लिए और जिला बदर की कंडीशन को भी वायलेट कर रहा था और जिले में रह के अवैध शस्त्रों के काम में लिप्त था। मैं बता दूं ये पहले भी कई बार मुकदमे में जेल जा चुका है, अवैध शस्त्र के मामले में भी जा चुका है, शराब के मामले में भी जा चुका है, चोरी के मामले में भी जा चुका है। तो मुझे लगता है इसके पकड़े जाने से जनपद में जो अवैध शस्त्रों का एक जो पूरा हिसाब चल रहा था वो बंद होगा और हमारे चुनाव। तो वहीं नोएडा में अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग
को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस गिरोह ने दिल्ली एनसीआर में अब तक सैकड़ों मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देते समय अपाची व बुलेट मोटरसाइकिल का ये बदमाश प्रयोग किया करते थे। गिरफ्तार के बाद इनके कब्जे से 2 बाइक, 2 चाकू और 30 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं और साथ ही इनके खिलाफ नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर में दर्जनों मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। नोएडा पुलिस ने गांव गिझोड़ के पास से इस गिरोह को गिरफ्तार किया। देखिए, स्ट्रीट क्राइम को स्ट्रीट में ही हम लोग दबोचेंगे। इस थीम पे हम लोग काम करते हुए बहुत सारे गैंग्स पहले भी हम लोगों ने वर्कआउट किया है। जो स्नैचर्स होते हैं, जो स्नैच करके भागते हैं, वैसे लोगों के ऊपर हमारी फोकस है। और उसी क्रम में एसीपी सेकंड और इनकी टीम सेक्टर 24 थाने की, इन लोगों ने मिलकर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो शातिर एनसीआर के लुटेरे हैं। इन लोगों ने एनसीआर में विभिन्न जगहों पर लूट की बहुत सारी वारदातें की हैं और मुख्य रूप से ये इस मोबाइल स्नैचिंग करते थे। ये बेसिकली एक सरदार गैंग के नाम से दिल्ली पुलिस और दिल्ली के लोगों के बीच में फेमस थे। देखिए, स्ट्रीट तो वहीं मेरठ में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, पुलिस ने अवैध देसी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देसी शराब के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से कुल 532 बोतल अवैध शराब, एक ड्रम में 200 लीटर शराब बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि लगातार अमेठी पुलिस अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में अमेठी पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके लिए दोनों टीमों को संयुक्त रूप से 5000 का इनाम भी दिया जाएगा। लगातार जनपद अमेठी की पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एसओजी और हमारे गौरीगंज थाने की पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें तो वहीं लखनऊ में गोमती नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 खूंखार बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से पुलिस ने 11 किलो गांजा, 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। गोमती नगर पुलिस ने बदमाश आरिफ और राम को सहारा ओवरब्रिज के पास के विपुल खंड से गिरफ्तार किया। अभी जैसा कि आपने देखा कि इनकी अरेस्टिंग हुई है गांजे के साथ। अभी थाना क्षेत्र चिन्हट में भी अरेस्टिंग हुई है। 3 दिन पहले भी अरेस्टिंग हुई थी, आज भी एक अरेस्टिंग हुई है। जो अवैध स्मैक का जो बेचता था उसकी अरेस्टिंग हुई है। लगातार दबिशें चल रही है। कुछ नंबर्स हम लोगों को, जो संदिग्ध नंबर्स हैं, उनको लिस्टिंग पे हम लोगों ने दे रखा। और जब भी हम लोगों को कोई सूचना मिलती है इस तरह की कि कोई व्यक्ति इसमें स्मगलिंग में इन्वॉल्व है या इसके ट्रेड में इन्वॉल्व है, तो हम लोग दबिश देकर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के लखनऊ की, जहां लखनऊ कैंट थाना क्षेत्र के इलाके में रेलवे डिप्टी चीफ इंजीनियर के नौकर की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि नौकर का नाम ब्रिजभूषण बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल है। हत्या के बाद घटना को अंजाम देकर जो बदमाश थे वो फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजधानी लखनऊ में मर्डर से फैली सनसनी। आपको बताते चले, कैंट थाना क्षेत्र जो कि बहुत ही पॉश इलाके में माना जाता है, यहाँ पे जो रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं उनके नौकर की हत्या कर दी जाती है। ये वही मकान है जहाँ हम आपको दिखाते हैं उनके नौकर की हत्या कर दी गई है। दूसरे नंबर पे नौकर के हाथ पैर बंधे हुए थे और गले में जख्म का निशान है। हालांकि किसी भी मामले को पुलिस भी कुछ कहने से इनकार कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है जो जांच कर रही थी। हालांकि यहाँ पे पुलिस कमिश्नर लखनऊ DK ठाकुर भी आए थे। उन्होंने भी कहा है कि प्रथम दृष्टया ये लूट की ही घटना को लग रहा है, लेकिन किसी भी बात को कहने से वो बच रहे हैं।
अब देखने वाली बात होगी इस घटना को कब तक खुलासा किया जाता है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, लोकमंच। तो वहीं अंबेडकर नगर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में स्वाट टीम प्रभारी और सिपाहियों पर हत्या और अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मृतक युवक के भाई की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि तहरीर देने के बाद भी पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम होने के बाद शव लेने से इनकार कर दिया, तब जाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि जिले की स्वाट टीम आजमगढ़ जिले से मृत जियाउद्दीन को लेकर गई थी, जहां उसकी तबियत बिगड़ी और अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन युवक की तब तक मौत हो गई। आपको बता दें इस दरमियान परिजन पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप लगा रहे हैं। जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसके बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन लोग की मांग है गिरफ्तारी की। मैंने कहा जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अभियोग पंजीकृत। तो वहीं लखनऊ में बढ़ते कोविड संक्रमण को रोकने के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन करने के अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किया है। बताते चले कि इस दौरान आरआर विभाग चौक से सैनिटाइजेशन वाहनों को रवाना किया गया, जहां सैनिटाइजेशन के लिए स्टीन कलर 35 ट्रैक्टर टैंक सैनिटाइजर पिकअप वाहन शामिल हैं। खबर यूपी के उन्नाव से, जहां उन्नाव की जिला जज पास्को कोर्ट नंबर 11 में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब सैकड़ों वकील डेस्क पर बैठे जज की कोर्ट में जबरन घुसकर हंगामा करने लगे थे। आपको बता दें कि प्रहलाद टंडन और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित उनके साथियों के संग किसी बात को लेकर हाथापाई व गाली गलौच भी हुई थी। हालांकि कुछ देर के बाद इस पूरे मामले को शांत करा लिया गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ देखने को मिला है। आपको बता दें कि वकीलों और जज के बीच का विवाद दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान प्रहलाद टंडन ने अपने इस्तीफे में निजी कारण बताकर राज्यपाल से सेवानिवृत्त करने की मांग की है। माना जा रहा है कि कोर्ट परिसर में हुए विवाद की वजह से प्रहलाद टंडन ने इस्तीफा लिखा है, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने जज के पत्र पर जांच कर उचित कार्रवाई की बात की और कोतवाली सदर में जज के पत्र पर संज्ञान लेते हुए 30 नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब खबर उत्तराखंड से है, जहां हरिद्वार में ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ को महामंडलेश्वर बनाने के निर्णय पर मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने विरोध जताया है। आपको बता दें कि अमृत सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद के निरंजनी अखाड़े पर आरोप लगाते हुए कहा है कि निरंजनी अखाड़े ने पहले तो अपनी जमीनों पर फ्लैट बनाकर लोगों को बेच दिया और अब गृहस्थ लोगों को अपने अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाने का घोर पाप कर रहे हैं। आज एक समाचार आया है कि निरंजनी अखाड़े ने किसी गृहस्थ को महामंडलेश्वर बना रहा है। यह संन्यास परंपरा में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं मांग करता हूं कि निरंजनी अखाड़े को तत्काल प्रभाव से बैन किया जाए, क्योंकि इन्होंने परंपरा से प्राप्त जमीन जहाँ पर के अखाड़े के कैंप सब लगते थे, सबको इन लोगों ने फ्लैट बना करके बेच दिया है। आज एक समाचार आया है कि निरंजनी अखाड़े ने तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम मसूरी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बताते चले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दरमियान कहा है कि बीजेपी सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है और आने वाले 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा उत्तराखंड में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी।
हम अपने कार्यकर्ता को बार बार एक ही बात जो याद कराते हैं और याद कराने भी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में मानव का दिमाग है ना तांबे के बर्तन की तरह है, जिसको साफ नहीं करोगे तो काला हो जाएगा। इसलिए हमारे कार्यकर्ता जब भी पार्टी के साथ जुड़ा है वो राष्ट्रवाद के लिए जुड़ा है और उसको बताना होता है कि हमने राष्ट्रवाद के लिए क्या क्या किया है और हमें क्या क्या करना है, क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे मुकाबला करना है। यही हम जो समिति लेवल पे जाते हैं कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी एक कैडरलेस पार्टी है। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा के सांसद और मसूरी के प्रभारी, सॉरी उत्तराखंड के प्रभारी आज मसूरी आए और उन्होंने आज कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन किया। निश्चित ही उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और एक बार फिर होली और शबे बारात को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, आपको आइए सुनाते हैं, क्योंकि इस पर हमारे संवाददाता ने एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा से बात की है। आप भी देखिए ये बातचीत। जिस हिसाब से कोरोना ने दोबारा जो है पैर पसार लिए हैं, उस लिहाज से होली और शबरात के त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई है। आज हमारे साथ एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा जी हैं साथ में, और सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रखी प्रशासन ने, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। वैसे सर्वप्रथम आपका लोकमंच में स्वागत है। वैसे पुलिस प्रशासन ने होली और शबरात जैसे त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी? प्रशासन एवं पुलिस के स्तर पर इन दोनों त्योहारों को पूर्णतया निर्विघ्न एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। हमने जहां जहां पर इम्पोर्टेंट स्थान है वहां पे हमने अपने पिकेट में क्लस्टर्स को अपॉइंट किया है वहां पे, और पीस कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। ऐसी कोई भी अभी तक बात संज्ञान में नहीं आई है कि जिससे कि हमारी शांति व्यवस्था प्रभावित होगी। तथापि हम सतर्क हैं और चौकस हैं, और हम जनता से, लखनऊ की जो बहुत ही प्रतिष्ठित और सेंसिटिव जनता है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाएं और कोविड-19 के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको अपने अंतःकरण से उसको मानें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ये थे हमारे साथ एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने, जिन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही होली और शबरात जैसे त्यौहार हर व्यक्ति मनाए। ज्ञानी चोपता, लोकमंच, लखनऊ। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। नमस्कार।